वेलकम फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सबका मैं तहे दिल से आदेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं। जैसा कि पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर, जैसे कि कैसे तैयारी करें, विभिन्न प्रकार के आपके बुकों के संबंधित मुद्दों पे हम लोगों ने खासा परिचर्चा किया था। आज के डेट में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी। ध्यान दीजिए, टीजीटी पीजीटी, टीजीटी पीजीटी। आज के लेक्चर में हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे कि पाठ्यक्रम जो है टीजीटी पीजीटी में जो ज्योग्राफी का पर्टिकुलर पोर्शन है वो किस तरीके से जुड़ता है, या उन तथ्यों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे पाठ्यक्रम के माध्यम से कि कैसे। जैसे अगर हम बात करें, स्टार्ट करते हैं और आप लोग क्या है बहुत सहजता से पेन और कलम लेकर के इसको बैठ जाइए और देखिए और समझने का प्रयास करिए क्यों और कैसे। कौन कुछ ऐसे बातें आपको मिलेंगी परिचर्चा के दौरान, आपको लगेगा कि ये पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन क्या है वह तथ्य भी, फैक्ट भी, कॉन्सेप्ट भी आपके पाठ्यक्रम में क्या है उपलब्ध है। और तो उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं। पहली बात अगर हम देखें टीजीटी के संबंध में, तो सामाजिक विज्ञान स्पष्ट स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है, एक पोर्शन है। जैसे कि आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है, उस कॉम्बिनेशन ज्योग्राफी एक पार्ट होता है। और जब पीजीटी की बात होगी, लेक्चरशिप की बात होगी, तो उसमें क्या है ज्योग्राफी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के रूप में उपस्थित हो जाता है। यानी उसकी अलग से पूरी ज्योग्राफी से ही जुड़ी हुई पीजीटी में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात रहे तो यहाँ पे दो जो है विषयों से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी के सेगमेंट पे हम लोग पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है भौतिक भूगोल। स्क्रीन पे आसानी से आप देखिए, यहाँ पे लिखा है भौतिक भूगोल और लिखा है सौर मंडल। ध्यान दीजिए, सौर मंडल, सौर मंडल। यानी केवल एक शब्द लिखा है कि सौर मंडल की उत्पत्ति, सौर मंडल में पृथ्वी की आकृति एवं गतियां, पृथ्वी की गतियों के प्रभाव, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, अक्षांश देशांतर का निरूपण तथा ग्लोब पर किसी स्थल के अवस्थित का निर्धारण, स्थानीय एवं प्रमाणिक समय का निर्धारण, अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा, वो मेडिटेरियन वाली बात हो रही है, ग्रीनविच की बात हो रही है, तिथिरेखा, अनुरेखण एवं महत्व। अब आपको यहाँ पे जो मैंने आपके पूर्व के लेक्चर में बार बार आपसे यही पर चर्चा किया था कि आप जो है सिलेबस को बार बार पढ़ेंगे, बार बार सिलेबस को क्या पढ़ेंगे और पढ़ करके क्या है सिलेबस की बारीकियों को समझेंगे। आप यूं समझिए, अगर आप पाठ्यक्रम की बारीकियों को समझ गए तो क्या है आपकी सफलता जो है सुनिश्चित हो जाएगी। आप उसको क्या है बहुत आसानी से समझ पाएंगे। अगर यहाँ पे हम बात करें, जो आसानी से आपकी स्क्रीन पे दिख पा रहा है, सौर मंडल की उत्पत्ति, यानी जहां पे हम लोग क्या है निवास करते हैं, यानी हम आप जहां पे निवास करते हैं। अब सौर मंडल की देखिए ब्रह्मांड नहीं दिया है, वर्जिन आप यूनिवर्स नहीं दिया है, लेकिन आपको दे दिया सौर मंडल की उत्पत्ति। अब आपको यहां से की आप पॉइंट समझिए कि अब आपको सौर मंडल किसका भाग है, मंदाकिनी का है। मंदाकिनी क्या, आकाशगंगा है। आकाशगंगा आखिर बना कैसे, तो आकाशगंगा जो है विभिन्न प्रकार के धूलकण, गैसीय पिंड और तारे के समूह का या गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन क्या है, ये सब बंधे हुए हैं। कौन, धूलकण, तारे और क्या गैसीय पिंड, ये गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे हुए हैं। एक तंत्र, एक व्यवस्थित है सिस्टमेटिक रूप से। इन्हीं को क्या हम गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी शब्द का कहीं नाम नहीं दिया है, लेकिन आपको जानना होगा और प्रश्न वहां से भी पूछा जाता है। अब सौर मंडल गैलेक्सी, जो मंदाकिनी नामक गैलेक्सी है, किस घूर्णनशील भुजा पर स्थित है। अब देखिए यहीं पे आप इसका जो है फैक्ट निकालें तो घूर्णनशील भुजा नंबर 2 पे स्थित है। वो आगे के
लेक्चर के रूप में हम बहुत ही डीपली पढ़ाएंगे आपको और क्रम और आपकी समस्याओं को क्रमिक रूप से समाप्त करेंगे। यहाँ पे समझिए, कहीं भी वर्जिन ऑफ यूनिवर्स की बातें नहीं लिखी गई है, लेकिन वर्जिन ऑफ यूनिवर्स की बेसिक फंडामेंटल को आपको जो है समझना होगा। नेबुला क्या है, गैलेक्सी क्या है, न्यूट्रॉन तारे क्या है, ब्लैक होल क्या है, सुपरनोवा विस्फोट क्या है, जो है नक्षत्र क्या है, नक्षत्र दिवस क्या है, तारामंडल क्या है। बेसिक बातें, हम डीप की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेसिक बातें आपको समझना होगा। जो क्या है, सौर मंडल की उत्पत्ति से जुड़ा क्षुद्र ग्रह, आकाशीय पिंड है, सभी बातों को क्या है आपको समझना होगा। आगे की बात कर रहा है कि पृथ्वी की गतियां, यानी पृथ्वी की आकृति, यानी क्या है पृथ्वी की आकृति, ये उत्तरी जो है गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और पृथ्वी कैसे गति कर रही है, अपने अक्ष पर कैसे क्या है गति कर रही है, कैसे सौर दिवस होते हैं, इसके संबंध में बात की जा रही है। और सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, एक ही पॉइंट को समझिए, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, कब होता है, अमावस्या को होता है कि पूर्णिमा को होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, सुपर। अब देखिए चंद्र ग्रहण केवल एक शब्द दिया है, इमेजिन करें कि चंद्र ग्रहण केवल एक शब्द है, आसानी से समझिए कि चंद्र ग्रहण क्या है, यहाँ एक शब्द केवल दिया है, लेकिन चंद्र ग्रहण में ब्लू मून, सुपर मून, पूरी बेसिक संरचना को, चंद्रमा क्या है एक उपग्रह है, किसका, पृथ्वी का। तो अब आपको यहां पे पूरी बातों को क्रमवार समझना होगा। इसके बाद बात आती है अक्षांश और देशांतर का निरूपण। ग्लोब पर आसानी से आप देखते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी की तरफ विभिन्न प्रकार के रेखाओं का एक क्रम पाया जाता है, वो क्रमिक रूप से और हम बात करेंगे। तो अक्षांश और देशांतर का निरूपण, यानी पृथ्वी पे किसी पर्टिकुलर रेंज में अक्षांश और देशांतर के मूल स्थितियों के विषय में हम कैसे समझेंगे, इसके विषय में ये उल्लेख कर रहा है। आज ये पाठ्यक्रम की परिचर्चा के दौरान हम एक एक पॉइंट को क्या है समझने का प्रयास करेंगे। आगे कह रहा है ग्लोब पर किसी स्थल की अवस्थित का निर्धारण, यानी ग्लोब पर किसी जो कोई बिंदु है, जैसे लखनऊ है, हैदराबाद है, वाशिंगटन डीसी है, लंदन है, मॉस्को है, पर्थ है, सिडनी है, वेलिंगटन है, इनका हम कैसे जानेंगे कि ये कहाँ स्थित हैं, तो इसको क्या है अक्षांश के माध्यम से जानेंगे। यही कह रहा है स्थानीय और प्रमाणिक समय का निर्धारण। जैसे इस समय हमारे यहाँ क्या है 8:15 हो रहा है, लेकिन अमेरिका में क्या है 8:15 नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जो ग्रीनविच वो है उसके पश्चिम तरफ वो अवस्थित है, और पूर्व तरफ क्या है एशिया है, और अफ्रीका का आधा भाग है, और इस तरीके से क्या है यूरेशिया का भाग है। तो ये इस तरफ पाएगा, पूर्व की तरफ ये हो जाएगा। उसके विषय में हम लोग क्रमवार पर चर्चा करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्थानीय और प्रमाणिक समय का निर्धारण, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अनुरेखण एवं महत्व। ध्यान दीजिए, अनुरेखण और महत्व, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का इंपॉर्टेंस क्या है ये पूछ रहा है, और यही चीज ढंग से पढ़ना है। आगे की बात करें स्थल मंडल। अब देखिए स्थल मंडल पे अगर हम बात कर रहे हैं चट्टान की उत्पत्ति, इसमें पूछ रहा है कि ये जैसे आग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतरित शैल, रूपांतरण का पुनः भी रूपांतरण होता है, जैसे डोलोमाइट किस प्रकार की चट्टाने हैं, स्लेट किस प्रकार की चट्टाने, यही पूछ रहा है। और क्रम और क्या है, किन चट्टानों में क्या है आमतौर पर जो है जीवाश्म पाए जाते हैं, किसमें नहीं पाए जाते, सब कुछ ये जानना चाह रहा है आपसे। कौन, आयोग। आयोग ये जानना चाह रहा है, केवल यहां शब्द केवल क्या दिया है चट्टान की उत्पत्ति एवं प्रकार, लेकिन मूल रूप से क्या है ये और जो है ब्रॉड है, इस चीज को आप समझेंगे। आगे की बात करें तो ज्वालामुखी क्रिया, जानते हैं पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक छिद्र या दरार के माध्यम से जो है ज्वालामुखी क्रिया का जो है पृथ्वी की सतह के नीचे जो संवहन धारा के रूप में तो होता है, एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ आती है। संवहन धारा के रूप में क्या है पृथ्वी की सतह के नीचे जो एनर्जी है, जब पृथ्वी की सतह के नीचे कोई एनर्जी है वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसे क्या है मैग्मा कहते हैं, लेकिन जैसे वो ऊपर आ गया तो उसे लावा कहते हैं। राख है, विभिन्न प्रकार के गैस हैं, और ज्वालामुखी प्राकृतिक छिद्र या दरार के माध्यम से ज्वालामुखी क्या है पृथ्वी की सतह, नीचे की सतह से ऊपर निकलते हैं। ज्वालामुखी की मूल रूप से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन है, कौन सुसुप्त है,
आप लोग में से भी कभी लोग क्या है, आप लोग अभी सुसुप्ता अवस्था में हैं, हाँ तो जग जाइए, सुसुप्ता अवस्था जग जाइए और जगने के बाद बेहतर करने का प्रयास करिए। तो कह रहा है कि ज्वालामुखी की क्रिया और ज्वालामुखी के प्रकार, वही कह रहा है कि कौन सक्रिय है, कौन निष्क्रिय है, कौन सुसुप्ता अवस्था में ज्वालामुखी पूरे भारत सहित दुनिया के अंदर मौजूद है। और कह रहा है भूकंप की उत्पत्तियां, जैसा अभी आप लोगों ने देखा था नेपाल के अंदर बहुत ही तगड़ा भूकंप आया, अभी तुर्की के अंदर आया। तो भूकंप की उत्पत्तियां एवं विश्व वितरण, यानी कौन से पूरे जितने भी भूखंड हैं, महासागर है, कहाँ कौन कौन से वो परिक्षेत्र है जहां पे क्या भूकंप का हाई जोन है, यानी जहां पे ज्यादा खतरा है, कहां पे उससे कम खतरा है, कहां सबसे न्यूनतम खतरा है भूकंप का, ये पूछना चाह रहा है। भूकंप की उत्पत्तियां एवं विश्व वितरण, यानी विभिन्न महासागरों या महाद्वीपों पे भूकंप की क्या स्थिति है, कहां पे हाई जोन है, कहां मीडियम जोन है, कहां पे लो जोन है, यानी संभावना कितना है, कहां पे सबसे ज्यादा भूकंप के आने के खतरे मौजूद है। और विभिन्न प्रकार के भूकंप से जुड़ी हुई जो तरंगे हैं, पी तरंगे, यस तरंगे, यल तरंगे, पीजी, एसजी वेव, उसके संबंध में ये बात करना चाह रहा है। आगे की अगर हम बात करें तो महाद्वीपों एवं महासागरों का वितरण, यानी महाद्वीपों एवं महासागरों का वितरण, यानी इसकी क्या है सामान्य और जटिल जो जानकारी लेना चाह रहा है महासागर और महाद्वीपों के संबंध में। पर्वत एवं उनके प्रकार, जैसे विभिन्न प्रकार के पर्वत का फॉर्मेशन कैसे होता है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, जैसे बलित पर्वत की बात करें, और जैसे ओसजेस पर्वत है, या कुछ ऐसे पर्वतों की जो नवीन पर्वत है जैसे अपना हिमालय वगैरह, इसके संबंध में पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो ज्वालामुखी के द्वारा बनते हैं, कुछ पर्वत होते हैं कि समुद्र के जो पानी है उसके नीचे मौजूद है, कुछ उसके ऊपर आ गए। तो समुद्र स्थित पर्वत है, यानी समुद्र के किनारे भी, समुद्र में स्थित पर्वत है, समुद्र के किनारे, समुद्र और भूखंड के बीच में जो पर्वत होते हैं उन्हें जो है स्थितिक पर्वत कहते हैं। और जो आंतरिक भाग में होते हैं, महाद्वीप के आंतरिक भाग में, उनको आंतरिक पर्वत कहते हैं। तो कई प्रकार के पर्वतों के वितरण के संबंध में हम लोग बात करेंगे। अब विश्व के प्रमुख पठार, वेरियस टाइप ऑफ प्लेटू इन द वर्ल्ड, ध्यान दीजिए, वेरियस टाइप ऑफ प्लेटू इन द वर्ल्ड, मतलब विभिन्न प्रकार के पठार, भारत समेत दुनिया के जो पठार हैं उनके संबंध में उनकी एग्जैक्ट लोकेशन लेना चाह रहा है, और उनके प्रकार, ध्यान दीजिए, मतलब प्लेटू के प्रकार के विषय में बात कर रहा है। मैदान एवं नदी घाटियां, यानी विभिन्न प्रकार के जो मैदान हैं उनके विषय में जानना चाह रहा है, और नदी घाटियां, अपर्दन एवं अपक्षय की प्रक्रियाओं के विषय में जानना चाह रहा है। डेविस का अपर्दन का सिद्धांत, डेविस महोदय क्या है अपर्दन के संबंध में एक अपना विचार व्यक्त किए थे। चक्र नदी घाटी की निम्नीकरण, यानी कहां नदियां नीचे हो जाती हैं, निम्नीकरण की प्रक्रिया कैसे जो है, निम्नीकरण की प्रक्रिया नदियों द्वारा प्रारंभ होता है। जल अपर्दन द्वारा विभिन्न चरणों में निर्मित, ध्यान दीजिए, जल अपर्दन द्वारा विभिन्न चरणों में निर्मित प्रमुख भू आकृतियां, माने ये जानना चाह रहा है कि जैसे विभिन्न प्रकार की ऐसी आकृतियों का, भू आकृतियों का निर्माण किया जाता है जल अपर्दन द्वारा। मिट्टी काट देगी, जैसे नदी अपने बहाव मार्ग में आगे बढ़ रही है, कहीं ऊंचा कर देगी, कहीं नीचा कर देगी, कहीं झील बना देगी, उसके विषय में यहां पे जानना चाह रहा है। जल अपर्दन द्वारा विभिन्न चरणों में निर्मित आकृतियां तथा समोच्च रेखाएं एवं समोच्च रेखाओं द्वारा प्रमुख स्थल आकृतियों की पहचान। समोच्च रेखाएं, ध्यान दीजिए, समोच्च रेखाएं एवं समोच्च रेखाओं द्वारा प्रमुख स्थल आकृतियों की पहचान, कैसे आप उसकी पहचान करेंगे, इसके विषय में जो है आपके पाठ्यक्रम के माध्यम से आपसे जानना चाह रहा है। दूसरी बात अगर हम बात करें वायुमंडल, जैसे पृथ्वी की सतह के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो गैसों का आवरण है, परत है, जैसे क्षोभ मंडल से लेकर के बाह्यमंडल तक, ये क्या है वायुमंडल है। किसका? पृथ्वी का। वायुमंडल की संरचना, यानी विमान किस, जानना चाह रहा है कि विमान किस जो है मंडल में उड़ रहे हैं। मौसम संबंधी घटना कहां हो रही है, जानना चाह रहा है कि रेडियो तरंगे कहां जनरेट हो रही है। आपने कभी सोचा अपने मन से कि जब कभी आप जो है उपग्रह आपके वैज्ञानिकों द्वारा छोड़ा जाता है तो पृथ्वी की सतह के नीचे कितनी ऊंचाई पर जाकर के मौसम संबंधी उपग्रह सेट किया जाता है, या हम संचार उपग्रह की बात करें तो पृथ्वी की सतह के ऊपर कितनी ऊंचाई पर जाकर के संचार उपग्रह को स्थापित किया जाता है,
यही जानना चाह रहा है। और ध्यान दीजिए, ये कब आप जान पाएंगे? जब वायुमंडल के एकदम जो रहस्य है, जो गूढ़ बातें हैं, उसको आप समझ पाएंगे कि आयनमंडल में क्या हो रहा है, उल्कापिंड संबंधी घटना वायुमंडल के किस जो है सीमा क्षेत्र में हो रहा है, सबसे ज्यादा तापमान कम कहां होता है। इन सब बातों को जब आप जानेंगे, यही सब बातों को क्या है वो जानना चाह रहा है। आगे बात है सूर्यातप। सूर्य से प्राप्त होने वाली एनर्जी के संबंध में ये जानने की प्रयास कर रहा है। कौन? पाठ्यक्रम के माध्यम से। सूर्यातप एवं उसके प्रभावित करने वाले कारक, यानी सूर्यातप तथा उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारक है, उनके विषय में आपको जानना होगा। तापमान का क्षैतिज वितरण कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के जो है क्षैतिज और पृथ्वी सतह के ऊपर तापमान में वृद्धि कैसे होती है, तापमान में कमी कैसे होती है। इन्हीं देखिए, क्षैतिज जो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के विषय में आपसे जानना चाह रहा है। तापमान की विलोमता, पृथ्वी की सतह के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के गैसों का आवरण है, उसमें कहीं तापमान ज्यादा है कहीं कम है, तो क्यों है, इसी के विषय में आपसे जानना चाह रहा है। वायुदाब पेटियां, जैसा कि आप जान पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पृथ्वी की सतह पे वायुदाब पेटी है। कहीं पे क्या है ज्यादा निम्न, कहीं पे निम्न वायुदाब है। जैसे भूमध्य रेखा की बात करें, वहां पे निम्न वायुदाब है, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। और वायुदाब पेटियां कहीं पे क्या है तापमान कम है और वायुदाब अधिक होता है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में या उसके इस क्षेत्र में, जो शीतोष्णकटिबंध के मतलब उत्तरी भाग में, ये दोनों गोलार्धों में होगा। वायुदाब पेटियां एवं सनातन पवन, सनातन पवन जैसा कि आप जान रहे हैं, अरे सनातन धर्म सनातन पवन, सनातन धर्म सनातन पवन, वही बात कर रहा है कि जो प्रचलित हैं लंबे समय से जो लगातार चल रही है, सनातन पवन, इसके विषय में बात करना चाह रहा है। इसके बाद स्थानीयपन, लोकलाइज, लू वगैरह के विषय में आप लोग तो जानते होंगे। हाँ, गर्मी का आप लोगों ने सामना किया होगा, इसी से हीट स्ट्रोक होता है। 15 मई के बाद अब 25 जून के पहले बरसात ना, फिर क्या होगा। विभिन्न प्रकार के, जैसे हम बात करें राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में कुछ इलाके नहीं है, जैसे सहारनपुर वगैरह, सहारनपुर और मेरठ वगैरह में कम होता है, लेकिन पूर्वांचल में धुआंधार, झारखंड और बिहार के पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और क्या है दक्षिण पश्चिमी भाग में धुआंधार क्या होता है, लू चलते हैं। कब? 10 मई के बाद 25 जून पहले। फिर क्या होता है, इसी लू से कितने लोग मर जाते हैं, अपने क्या है इसी उत्तर भारत की धरती पर कितने लोग गर्मी से मर जाते हैं, ठंडी बढ़ गई ठंडी से मर जाते हैं, बरसात आ गई डूब के मर जाते हैं। तो अभी डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपने देश को बहुत कुछ करना बाकी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं डिजास्टर मैनेजमेंट में नंबर 1 देश कौन है, तो रसिया। पूरे संसार में डिजास्टर मैनेजमेंट का वो क्या लाजवाब, एकदम यूनिक मैनेजमेंट। 24 घंटा पहले जहां पे परिघटना हो रही है, आप यूं समझिए विदिन 5 मिनट में वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। वो रसिया के अंदर है, वो रसिया के अंदर है। बहुत बेहतरीन, लाजवाब, हम सबको उसे सीखना चाहिए। चलिए आगे की हम बात करते हैं। तो देखिए उसी से जुड़ा है बरसड़, यानी वही जो बारिश धकाधक होती है, पाला कैसे बनता है, कोहरा कैसे बनता है, इसी सब के विषय में हम लोग को जानना है। और इसके बाद संवहनिक, धरातली एवं चक्रवाती वर्षा, संवहनिक वर्षा, धरातली वर्षा, चक्रवाती, धुआंधार तूफान आ रहा है, पानी धकाधक आ रहा है, उसी के संबंध में हम चक्रवाती, प्रतिचक्रवात। अब विश्व के जलवायु प्रदेश 12 प्रकार की जलवायु है। सेरना तुल्य जलवायु, स्टेपिज तुल्य जलवायु, पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु है, चीन तुल्य जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलवायु, तमाम प्रकार 12 प्रकार के भाव जलवायु की अगर हम बात करेंगे तो विश्व के 12 जलवायु के परिक्षेत्र का निर्धारण विचारकों द्वारा, विद्वानों द्वारा किया गया, जिसमें क्या है अपना भारत भी है, जिसमें दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय रहता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो यही जानना है विश्व के जलवायु प्रदेश कौन कौन। दैनिक मौसम, ध्यान दीजिए, दैनिक मौसम मानचित्र में प्रयुक्त संकेतों की पहचान आप जानते होंगे। आगे चल रहे हैं तो ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे तो रेल का सिग्नल सिंबल है भैया, हाँ सिंबल है, सिंबल है, प्रतीक है,
ये सिंबल ये बस इजी कुछ ऐसी चीज है जैसे खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, जायद की फसलें, कुछ उसका सिंबल है। विभिन्न प्रकार की धाराएं उसका सिंबल है? रेल पथ है उसका सिंबल है। बस उन्हीं के विषय में क्या ये जानना चाह रहा है। आगे हम बढ़ते हैं जलमंडल। अब ध्यान दीजिए, जलमंडल जितने भी महासागर, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत, आर्कटिक जो महासागर चारों तरफ से क्या है, उत्तरी ध्रुव से घिरा हुआ है, तो इनके विषय में क्या ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, जलमंडल महासागरों का उच्चावच, ध्यान दीजिए, महासागरों का उच्चावच यानी विभिन्न प्रकार के जो महासागर हैं वहां कहां पे भी पर्वत हैं। हाँ, महासागर, समुद्र में भी पर्वत हैं। हाँ भैया, समुद्र में भी पर्वत हैं। जब आप उसको देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के जो जल है उसमें डूबे हुए हैं, और कुछ ऐसे पर्वत है जो उसके ऊपर भी उठ आए हैं। ठीक है, तो उस संबंध में हम लोग पर चर्चा करेंगे। अगर इसके आगे की हम बात करें तो महासागरीय तापमान, धुआंधार जैसे पृथ्वी की सतह कहीं कम कहीं ज्यादा, वैसे क्या महासागरीय तापमान, विभिन्न प्रकार की जो जल धाराएं हैं, इसीलिए क्या है, महासागर के जल में तापमान की क्या है, वेरिएशन पाया जाता है, विभिन्नता पाई जाती है। लवणता की हम बात करें, हैं, अरे भाई ये सोडियम क्लोराइड, कहाँ पे लवणता ज्यादा है, कैसे है ज्यादा, क्यों है, सबको हम लोग क्रमिक रूप से परिचर्चा करेंगे। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और प्रवाह की दिशा, कोएरिस बल के कारण विभिन्न प्रकार की जल धाराएं विषुववृत्त के उत्तर में दाहिने तरफ, और क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में विषुववृत्त के दक्षिण में क्या है, बाएं तरफ मुड़ जाती हैं कोएरिस बल के कारण। और उस संबंध में जितनी प्रकार की क्या है, हिंद महासागर की जल धाराएं हैं, गर्म या ठंडी। अगर हम बात करें प्रशांत महासागर की जल धाराएं, गर्म या ठंडी। और बात करें हम अटलांटिक महासागर की गर्म जल धाराएं, ठंडी या गर्म, उसके विषय में क्या है हम लोग को यहाँ पे जानना होगा। मछली जो है जहां कहाँ कहाँ ज्यादा उपलब्धता है उसके विषय में जानना होगा। तो यही यहाँ पे क्या मेंशन हो रहा है, कर रहा है। आगे की हम बात करें, महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति, प्रवाह, दिशा एवं जलवायु प्रभाव, मतलब इसका इफेक्ट क्या होता है। तो कहीं कम बारिश, कहीं ज्यादा बारिश, आप देखते होंगे विभिन्न प्रकार के जो मरुस्थल है, और जितने मरुस्थल हैं 95% क्या है, भूखंड के पश्चिमी परिक्षेत्र में स्थित हैं, और उस भूखंड के बगल में ठंडी धारा चलती रहती है। जहां पे महाद्वीपीय परिक्षेत्र है और जो मरुस्थल पाए जाते हैं पश्चिमी परिक्षेत्र में ही पाए जाते हैं, वहां पे ठंडी जलधारा रहेगी। जब ठंडी जलधारा रहेगी, वाष्पन की क्रिया कम होगी। जब वाष्पन की क्रिया कम होगी तो वर्षण कम होगा। जब वर्षण कम होगा तो 25 सेंटीमीटर से कम जहां बारिश हो वो मरुस्थल हो जाएगा। यही ना बात है। आगे जब चलते हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इसमें दिया है ज्वार भाटा, पानी ऊपर आता है। हाँ, कांडला बंदरगाह, ध्यान दीजिए, भारत में एकमात्र बंदरगाह कांडला ज्वारी बंदरगाह है। विभिन्न प्रकार की शिपें ओपन सी में खड़ी रहती हैं, जैसे ज्वार आया उसी पानी साथ चली आई। फिर जब भाटा उसमें माल उतर गया, और जब भाटा आया यानी जब वेट करते हैं सामान जब उतर जाए तो ज्वार आता है, फिर जब भाटा आएगा तो भाटा के साथ फिर वापस चली जाती हैं। इतना भी ध्यान दीजिए। एकमात्र जो है ज्वारी बंदरगाह आपके पास है, यानी अपने देश के पास है, कांडला, गुजरात में। तो ये बात यहाँ पे ये पूछ रहा है। आगे की हम बात करें जैव मंडल, ध्यान दीजिए, जैव मंडल संरचना और वनस्पतियों के प्रकार, विश्व वितरण तथा संबंधित वन जंतु का भाग, यानी विश्व संबंधित, ध्यान दीजिए, वनस्पतियों के प्रकार, वेरियस टाइप ऑफ जो है विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उनके संबंध में आपसे जानने की अपेक्षा की जा रही है। विभिन्न प्रकार के वन जंतु जो परिक्षेत्र हैं भारत समेत पूरी दुनिया के, मुख्य रूप से मेजर टाइप के, पर्थ में कौन है, सिडनी में कौन है, वेलिंगटन में कौन है, नॉर्थ अमेरिका में कौन है, ओटावा के बगल में क्या है, भारत में बायोडाइवर्सिटी के विषय में जैसे केरल की बात हम करें, तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से की बात करें या नॉर्थ ईस्ट की बात करें, भारत में 2 परिक्षेत्र ऐसा है जो जैव विविधता के रूप में पूरे वर्ल्ड में बहुत ही मशहूर है। कौन? केरल, पूरा का पूरा केरल, तमिलनाडु का दक्षिण पश्चिमी भाग, और पूरा नॉर्थ ईस्ट, जो 7 बहने हैं ना, सभी 7 स्टेट जो हैं वो सभी जो है जैव विविधता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है।
और इसके बाद तीसरा परिक्षेत्र आता है, उसके बाद हिमालय का उत्तरी परिक्षेत्र, काराकोरम, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, और ये चला जाए कहाँ, पीर बेसिन तक, मतलब पाकिस्तान जो इधर है, सुलेमान पर्वत श्रेणी का पूरा परिक्षेत्र क्या है, हालांकि अब इस समय हमारे पड़ोसी देश के पास है वो उसका परिक्षेत्र, लेकिन वो पूरा जैव विविधता की चीजें वहां पे मतलब स्थित हैं। इतना आपको जानना होगा। अगर हम बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी, देख रहे हैं सामने आ गया, मानव पर्यावरण के अंतर संबंध, मानव पर्यावरण के अंतर संबंध। भूगोल का मानक परिभाषा ही है क्या, कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानव, भूगोल क्या है, भूगोल वह विज्ञान है जो मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है? भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है। भूगोल क्या है, वह विज्ञान सम्मत विषय है जो मानव तथा मानव के पर्यावरण के अंतर संबंधों, इंटरकनेक्टेड अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। उसे हम क्या है, ज्योग्राफी कहते हैं, भूगोल कहते हैं। ये मान्य परिभाषा है पूरे वर्ल्ड लेवल के। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी, जियोफिजिक्स ने इस परिभाषा को समग्रता के आधार पर प्रूव किया है। और विचारक हैं, तमाम सिद्धांतकार हैं जो ज्योग्राफी की अलग अलग परिभाषा दिए हैं। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, तो मानव पर्यावरण और अंतर संबंध, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। और सिद्धांत के विषय में देखिए टीजीटी का पोर्शन है। अगर हम सिद्धांत की बात करें तो रटजल साहब हैं, ध्यान दीजिए, रटजल साहब हैं, डेविस जी हैं, सिंपुल हैं, इसके बाद हटिंगटन हैं, और बाइडल डी ला ब्ला साहब हैं, ब्रूस और ग्रिफिथ साहब हैं, टेलर के मत, और विश्व, हाँ इतनी बात समझिए पहले, ये विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांतकार हैं इन्होंने अपनी कुछ बातों को बताया है। ज्योग्राफी से जुड़ी हुई जो कुछ बातें थी इन्होंने अपना पक्ष रखा है। जैसे मान लीजिए भारत के अंदर चाइल्ड लेबर है, तो चाइल्ड लेबर जो है कानून भारत ने उसको बना दिया, लेकिन अभी भी चाइल्ड लेबर क्या है, विभिन्न प्रकार के छोटे टाउन कस्बों में है, बड़े शहरों में क्या है, ढाबों पे, रेस्टोरेंट पे, जगह जगह आपको चाइल्ड लेबर की उपस्थिति चाय की दुकानों पे, टी स्टॉल पे मिल जाएगा। कानूनी रूप से भारत में चाइल्ड लेबर क्या है, बैन है, लेकिन अभी भी चाइल्ड लेबर, अब कारण जो भी हो, लेकिन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो कहने का अर्थ है आप, ये आपका व्यूज हो सकता है। जैसे आपसे पर्टिकुलर कोई पर्सन पूछे कि भारत में बाल श्रम की स्थिति समाप्त हो गई है, आप इससे सहमत हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर आप कह देंगे हाँ सहमत है, खत्म हो गया है। आप यकीन और जिम्मेदारी से साथ कहिए, कलेजे पे हाथ रख के कहिए कि बाल श्रम खत्म हो गया है। नहीं भैया, बाल श्रम खत्म नहीं हो गया है। बाल श्रम कहाँ खत्म हुआ है, अभी आपको दिख जाएगा, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है चले जाइए, धक्का धक बाल श्रम हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो देखिए ये जो विभिन्न प्रकार के विचारक हैं, सिद्धांतकार हैं, भूगोलवेत्ता है, इनकी बातों को जानना है, किस मुद्दे पर इन्होंने अपनी बातें रखी और उन बातों को कैसे हम समझेंगे। तो पर्टिकुलर मैंने बताया था माजिद हुसैन साहब और बीसी जाट साहब की जो बुक के विषय में हमने बताया था, आप कोई एक बुक भी ले सकते हैं, और उसमें बहुत ही बढ़िया बेहतरीन दिया है, इन जो है जो सिद्धांतकारों के विषय में समझाया है। अब हम बात करें विश्व में जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण का विवेचन। पॉपुलेशन ज्योग्राफी आ गई आपके सामने, पॉपुलेशन ज्योग्राफी आपके सामने क्या आ गई। अब जनसंख्या कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है? भारत के कौन विभिन्न शहर जनसंख्या में बहुत ही ज्यादा हैं, कौन 10 लाख ही हैं, कौन 5 लाख ही हैं? हाँ, हम नोट की बात नहीं कर रहे हैं, हम नोट की बात नहीं कर रहे भैया, हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं। भारत में बहुत ऐसे शहर हैं जो 1 करोड़ से ऊपर है, कुछ 50 लाख से ऊपर है, कुछ 40 लाख से ऊपर है, कुछ 10 लाख से ऊपर है, कुछ 20 लाख से ऊपर है, बहुत ऐसे शहर हैं। भारत बड़ा देश है जैसा कि आप जान पा रहे हैं। तो जनसंख्या से जुड़ करके, जनसंख्या से जुड़ी हुई समस्याओं, जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, वन चाइना पॉलिसी चीन में आई फिर बदल गया है, भारत में भी वन चाइल्ड पॉलिसी क्या लागू किया जा सकता है, अभी तो फिलहाल नहीं, शायद पॉपुलेशन भी लाने की संभावना बढ़ रही है, होना भी चाहिए। देखिए अपने देश के पास एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका भी कर्तव्य है, जब कभी आप उन रिश्तों में, उन चीजों में जुड़े
तो अपनी भूमिका को स्पष्ट करके आंकिए, अपनी क्षमता के अनुसार अपना सब कुछ सेटअप करिए, ऐसा मेरा सोचना है और आपसे निवेदन भी है। तो देखिए बहुत बड़ी जनसंख्या है, जनदबाव हो जाएगा है, भारत क्या है, जनदबाव है, बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, आप समझ ही रहे होंगे, बसों में, ट्रकों में है, और विभिन्न प्रकार के रेलवे स्टेशनों पे खूब जनसंख्या दिखती है, भीड़म भाड़ है, मौत दिखती है। तो अब देखिए ये तो एक प्राकृतिक कलेवर है, इस कलेवर को क्या है, यूटिलाइज करना है। अब मैं बता दूं, अफ्रीका समेत भारत ही पूरे संसार का ऐसा मुल्क का है जहां पे कोई यूथ पॉलिसी नहीं। आप पढ़िए लिखिए, शिक्षक बनिए, तमाम शिक्षक क्या है, बड़े बड़े लीडर बने हैं, तो जब लीडर आप बन जाइएगा तो कोई ऐसी पॉलिसी लाइए यूथ के लिए। तो ऐसा मेरा सोचना है। तो ये सिद्धांतकारों के विषय में हमें पढ़ना है। अब बात आती है मानव प्रजाति, ध्यान दीजिए, मानव प्रजाति, कुछ लोग गोरे और कुछ लोग काले हैं, हाँ कुछ लोग गोरे कुछ लोग काले, हाँ जो जैसे कुछ लोग क्या है, उनका जीवन साथी काले हैं तो गोरा चाहिए है, चाहिए ना, हाँ ठीक है, वो अलग मैटर है, सोशल इश्यूज का मैटर है, लेकिन सहजता के साथ रहिए। हम काले हैं, कोई गोरा है, इसमें ना दोष आपका ना हमारा है, दोष किसका है, दोष किसी का नहीं है, ये जलवायु पे दिन भर करता है। अब अगर हम अफ्रीका की बात करें, केनिया की बात करें, जाम्बिया की बात करें, दक्षिण अफ्रीका की बात करें, अगर हम बात करें बोत्सवाना की, तो वहां पे लोग काले होते हैं, जलवायु ऐसी भैया, जलवायु ऐसी है, आप चले जाएंगे तो आप भी काले हो जाएंगे। तो कभी रंग भेद ना करिए, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है मानव प्रजाति क्यों रखा गया है, मानव प्रजाति समझिए, मानव प्रजाति आपके सिलेबस में क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि प्रजाति की मूल थीम को, मूल बातों को आप समझ सकें, उसकी सत्यता यथार्थता को जान सकें। रंग के आधार पे मानव में जो विभेद किया जाता है वह आप ना करें। देखिए पर्पस क्या है, मानव प्रजाति के विषय में आयोग आपसे क्यों जानना चाहता है, वो इसीलिए जानना चाहता है कि उसकी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को आप समझें कि सभी मानव एक है, पूरे संसार के क्या है, सभी मानव एक हैं, और परवरिश और तथा विभिन्न प्रकार की जलवायु, ध्यान दीजिए, परवरिश तथा विभिन्न प्रकार की जलवायु के कारण विभिन्न प्रकार के रंगों का, विभिन्न प्रकार जैसे कहीं कुछ लोग, भारत में सभी प्रकार के प्रजाति पाई जाती हैं, काले गोरे हैं, पीले हैं, जैसे जापानी वगैरह हैं तो पीली प्रजाति में आ जाएंगे, श्वेत प्रजाति जैसे यूरोप वगैरह निवासी मूल रूप से आ जाएंगे। तो कहने का अर्थ है यही कि इस सत्यता को आप जानिए क्यों रखा गया है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहा कि सिलेबस को ढंग से समझिए और जानिए, तब आप चीजों को और बेहतर कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और इस फैक्ट की वैज्ञानिकता को गहनता के साथ जान पाएंगे। इस फैक्ट की जो है मूल रूप से वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी क्या कह रहा है उसको जान पाएंगे। आगे की हम बात करें, विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियां, जैसा कि मैंने आपके सम्मुख उल्लेख किया, और काकेशियन, मंगोलॉयड के लक्षण, भेद एवं वितरण। ध्यान दीजिए, ये नार्डिक कह रहा है, नार्डिक, काकेशियन, मंगोलॉयड। मंगोलॉयड जो प्रजाति है, नाक चपटी, आंखें छोटी, सिर थोड़ा सा बेहतर होता है, लंबाई छोटी, वो सब हम कुछ आपको क्रमिक रूप से लेक्चर के माध्यम से मेंशन करने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी आपकी परिचर्चा के क्रम में एक बेहतरीन लेक्चर आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये बस इतनी ही बातें हैं। मंगोलॉयड के लक्षण के विषय में बात कर रहा है। इसके बाद फिर विश्व की आदिम जातियां, जैसे विभिन्न प्रकार के क्या है आदिम जातियां, उनका निवास स्थान कैसा है, कोई झोपड़ी में रहते हैं, कोई गोल आकार की झोपड़ी में रहते हैं, कोई आयताकार झोपड़ी में रहते हैं। जैसे बात किया जा रहा है बुशमैन, एस्किमो और खिरजीज, मसाई, शेमांग, ये विभिन्न प्रकार की जो जनजातियां हैं किस तरीके से आवासीय जो है अधिवास में रहती हैं, इनके विषय में जानना चाह रहा है। किस देश में पाई जाती हैं, पर्टिकुलर किस महाद्वीप में पाई जाती हैं, इनके विषय में जानना चाह रहा है। तो इन्हीं सब बातों को क्रम और आपको समझना है। आगे की बात करें, मानव अधिवास, प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में ग्रामीण अधिवास। बात हो रही है कि प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में ग्रामीण अधिवास कैसे हैं, के स्वरूप एवं पर्यावरण
से संबंध, विश्व के प्रमुख विराट नगर अवस्थित एवं महत्व, यानी न्यूयॉर्क की आबादी कितना है, लंदन की कितना है, सिडनी की कितना है, दिल्ली की कितना है, बीजिंग की कितना है, ये विभिन्न प्रकार के प्रमुख विराट नगर अवस्थित, कहां पे उनका एग्जैक्ट लोकेशन, उनके आसपास नदियां कौन है, कौन नदियों पे कौन बड़ा शहर बसा हुआ है, यही सब आपसे जानना चाह रहा है। विश्व के प्रमुख विराट नगर अवस्थित एवं महत्व, ठीक है, इतनी बात हो गई। आगे की हम बात करें तो आर्थिक भूगोल की हम बात करते हैं। विश्व की प्रमुख फसलों का, ध्यान दीजिए, विश्व की प्रमुख फसलों का भौगोलिक विवेचन, चावल कहां ज्यादा पाया जाता है, कहां कम पाया जाता है, गेहूं, कपास और क्या, गन्ना, चुकंदर, चाय, कहवा, रबड़, ये सब क्या है, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं, चावल कहां पैदा होता है, चीन में। ऐसी बातें, सबसे ज्यादा गन्ना भारत और क्यूबा में है, सबसे ज्यादा चीनी आयात कौन करता है, प्रोडक्शन कौन करता है, इन सब के विषय में आपसे जानना चाह रहा है। विश्व में मत्स्य आहरण, यानी विभिन्न प्रकार के मछलियों के उत्पादन की जो कार्मिक व्यवस्था है वो किन क्षेत्रों में जो है परिलक्षित हो रही है, इसके विषय में आपको जानना होगा। वन दोहन एवं दुग्ध, ध्यान दीजिए, वन दोहन एवं दुग्ध उत्पादन, भारत दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1। आप भी शुद्ध दूध क्या है पीने का प्रयास करिए और लेने का प्रयास करिए, इससे क्या है आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा। चलिए आगे की हम बात करें, वेरियस टाइप ऑफ मिनरल साल्ट। अभी हम लोगों ने देखा कि विभिन्न प्रकार के मछली के उत्पादन केंद्र कौन है, जगह कौन है, कहां पे क्या मछली उत्पादन ज्यादा संभावना बढ़ रही है। इसके बाद अगर हम बात करें, वन दोहन की बात है, दूध कहां कम कहां ज्यादा पाया जाता है, कम की बात नहीं, ज्यादा पूछा जाता है किन देश में। इसके बाद वेरियस टाइप ऑफ मिनरल साल्ट, वेरियस टाइप ऑफ मिनरल साल्ट, कोयला और ये पेट्रोलियम, लौह अयस्क, मैग्नीज है, बॉक्साइट एवं क्या तांबा, विश्व में प्रमुख उद्योगों की अवस्थित के कारक एवं वितरण, लौह इस्पात। ध्यान दीजिए, इसमें पूरा एक सेगमेंट है कि विभिन्न प्रकार के जो मिनरल साल्ट हैं, जो विभिन्न प्रकार के क्या मिनरल साल्ट हैं, जो विभिन्न प्रकार के मिनरल साल्ट हैं, इस मिनरल साल्ट के विषय में पूछा जा रहा है। वेरियस टाइप ऑफ मिनरल साल्ट और वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो मिनरल साल्ट से जुड़ी हुई है। नमक हल्के में ले रहे हैं, बहुत बड़ा उद्योग है। अरे नमक ना हो तो खाना क्या है, खराब लगता है, बेस्वाद लगता है, लगता है कि नहीं। हाँ, तो कहने का अर्थ है कि वेरियस टाइप ऑफ मिनरल साल्ट, जो मिनरल साल्ट से इंडस्ट्री बेस्ड है, उनके रीजन, उनकी क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में आपसे जानने की अपेक्षा की जा रही है। जैसे हम बात करें सूती वस्त्र एवं कृत्रिम वस्त्र, जैसे टेरिकाट, टांडा टेरिकाट, तमाम टेरिकाट आ गए, टेरिलीन है, कितने लीन आ गए। अब आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसे वस्त्र का खोज किया गया है जो क्रिकेट खिलाड़ी पहनेंगे, ठंडी में पहनेंगे गर्मी लगेगी, गर्मी में पहनेंगे ठंडी लगेगी। और एक ऐसे सिडनी विश्वविद्यालय में एक ऐसे वस्त्र जो है पर शोध हो रहा है कि एक बार खरीद लीजिए 10 साल फुर्सत, यानी 10 साल वस्त्र खरीदने की जरूरत नहीं, फटेगा ही नहीं भाई, फटेगा ना धुलने की जरूरत है, ना फटेगा, गंदा नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि सर ऐसा हो सकता है, कभी हम लोग पंखा चलाते थे, फिर क्या ऊपर वाला फैन, सीलिंग फैन आया, ऊपर वाला फैन आया, कूलर आया, फिर एसी आ गया। अब एसी में सुपर एसी आ रहा है, एसी में क्या है, सुपर एसी आ रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये समझने का आप प्रयास करिए कि ये मिनरल साल्ट से जुड़ी हुई इंडस्ट्री के विषय में आपसे जानने की अपेक्षा की जा रही है। तेल शोधन प्रमुख औद्योगिक इकाइयों के विषय में, औद्योगिक प्रदेश के विषय में जानना चाह रहा है आयोग। उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, किंकी, रूर, यूक्रेन, कैंटन, शंघाई, एंगयांग, ब्राजील, पठार, केपटाउन, नेटाल विश्व के प्रमुख व्यापारिक मार्ग एवं पत्तन, बंदरगाह, जानते हैं ना, शिप स्टेशन,
हिंदी में उसको जट्टी बोलते हैं। बंदरगाह की हिंदी क्या है? जट्टी, शिप स्टेशन। उसके विषय में आप जानना चाह रहा है। विभिन्न प्रकार के जल मार्गों के संबंध में, जैसे हमारा जो है भारत है, तो भारत दक्षिण अफ्रीका के किस बंदरगाह से रास्ता है, जुड़ा हुआ है बंबई का, ये जानना चाह रहा है और आपको ये जानना होगा। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, आगे की हम बात करें भारत की स्थिति। तो भारत के इतनी बातें हम लोगों ने देखा, वर्ल्ड लेवल की चीजों को देखा। अब इसी को भारत के परिप्रेक्ष्य में लाइए। जितनी भी चीजों को हम लोगों ने, तथ्यों को समझा, उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में लाइए और जोड़ने का प्रयास करिए। और क्या है, स्टडी में जुट जाइए। तो देखिए भारत की है विस्तार, कितना ऊपर कितना नीचे, कितना पूर्व कितना पश्चिम, यही पूछ रहा है। विश्व के देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, नेपाल से कौन कौन से राज्य जुड़े हैं? पाकिस्तान से, भूटान से, चीन से, म्यांमार से, श्रीलंका से। कौन जल से पड़ोसी हैं, कौन स्थल से पड़ोसी हैं, और कौन जल और स्थल दोनों से पड़ोसी हैं? कौन पूछ रहा है? भारत के भूगोल में आपसे जानने की अपेक्षा की जा रही है। जल से पड़ोसी श्रीलंका और मालदीव, समझिए, एक एक फैक्ट को समझिए। तो ये जानना चाह रहा है। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, डूरंड रेखा और क्या है, रेड क्लिफ रेखा, इन संबंध के विषय में आपको जानना चाह रहा है। इससे भू संबंधित भू समस्याएं, लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना और भारत के बीच में, किन क्षेत्रों को लेकर विवाद है, किन क्षेत्रों के लेकर पाकिस्तान से विवाद है, इसके विषय में जानना चाह रहा है। किन क्षेत्रों को लेकर के बांग्लादेश से विवाद है, न्यू मोर द्वीप को लेकर विवाद है, बांग्लादेश का था हमारा है, भारत का था हमारा है। तो इसके संबंध में आपको एकदम स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। अब चूंकि हिंद महासागर भारत के ही नाम पड़ा, दुनिया का एकमात्र महासागर जो क्या है, जिसका नाम भारत के नाम पे पड़ा, तो हिंद महासागर एवं उसका आर्थिक एवं सामरिक महत्व धरातली, यानी उसका इंपॉर्टेंस क्या है। कहा जाता है कि 21वीं सदी पे वही देश राज करेगा जो हिंद महासागर पर कब्जेदार होगा। तो कब्जा भारत किसी करने नहीं देगा, ये भी जान लीजिए। आज के डेट में भारत किसी कब्जा वब्जा नहीं करेगा। अभी देखिए 2 दिन बाद धकाधक मिसाइल परीक्षण होने वाला है, उसके लेक्चर में और हम बाद में बात करेंगे। अब देखिए स्वरूप, इसके बाद जल प्रवाह, ड्रेनेज सिस्टम की बात नहीं की गई है, जल प्रवाह की बात की जा रही है। धक्का समझिए, सुल्तानपुर किस नदी किनारे स्थित है, जौनपुर किस नदी किनारे स्थित है, लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है, गोरखपुर किस नदी किनारे स्थित है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की वेरियस टाइप ऑफ जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अरे भाई, जब कोई नदी, गंगा कहां से उत्पन्न हो रही, कहां जाकर मिल रही, किससे मिल रही, जब तक इसको नहीं जानेंगे, किसी नदी पे जो विभिन्न प्रकार की नदी घाटी परियोजना या कोई ऐसे डैम वगैरह बनाया जा रहा है, तो उसको आप कैसे समझ पाएंगे। तो इसको जानने के लिए देखिए एक पॉइंट और आपको क्या है समझने का प्रयास कीजिए। जल प्रवाह, मानसून की उत्पत्ति दक्षिण, अब यहां देखिए भारत के संदर्भ में विशेष रूप से आपको पढ़ना है। भारत के संदर्भ में जब बात आती है इंडियन ज्योग्राफी के संबंध में, तो यहां पे भारत पहले। जब बात आती है भौतिक भूगोल, संसार पहले, जितने भूखंड और क्या महासागर पहले। और जब बात आती है भारत के संबंध में, तो भारत विशेष, इंडियन ज्योग्राफी यानी पर्टिकुलर इंडियन ज्योग्राफी के संबंध में ही आपको परिचर्चा करना है और जानना है। अब ध्यान दीजिए, दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे उत्पन्न होती है, इसकी क्या क्या विशेषता होती है, अल नीनो ला नीनो से कैसे जुड़ा है दक्षिण पश्चिम मानसून, इन्हीं सब बातों को क्रमवार आपको समझना होगा। जलवायु प्रदेश, मिट्टियां, अरे भैया मिट्टी जलवायु एक दूसरे जुड़े हुए हैं। और मिट्टी, भारत की मिट्टी, भारत की जलवायु, इनके विषय में आपको गहन अध्ययन करना है। वेरियस टाइप ऑफ, देखिए प्राकृतिक वनस्पति, वेरियस टाइप ऑफ नेचुरल जो प्लांट हैं, आप अपने देश के अंदर विभिन्न प्रकार के नए वनों के वृद्धि के लिए प्रयास किया जा रहा है। उसी के संबंध में बात कर रहा है कि अंतर संबंध, निर्वनीकरण, यानी वनों कटाई क्यों हो रही है और वो कौन से प्लान है स्टेट गवर्नमेंट के। आमतौर पे अगर आप यूपी की परीक्षाएं दे रहे हैं तो यूपी के
परीक्षाओं के संबंध में ये बात आपको जानना होगा कि वनों की समृद्धि के लिए, वनों की वृद्धि के लिए आपका स्टेट क्या कर रहा है, वनों की वृद्धि के लिए भारत सरकार की पॉलिसी क्या है, इसमें आपको जानना होगा, इसमें आपको समझना होगा। और जब आप जानेंगे, जब आप समझेंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, गारंटी करता हूं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा और ज्यादा से ज्यादा आप अच्छा क्वेश्चन करेंगे और अपने लक्ष्य को क्या है, अपनी कब्जे में कर लेंगे। तो उसी की बात हो रही है। अगर इसका हम थोड़ा मिनिमाइज रूप लें, वेरियस टाइप ऑफ, अनेक प्रकार की क्रॉप्स, फसलें। अरे भैया हमने दुनिया के स्तर पे देखा तो भारत के स्तर पे क्यों नहीं, तो विभिन्न प्रकार की क्या है फसलें, जैसे चावल, गेहूं, कौन राज्य ज्यादा उत्पन्न करता, 3 जानना है, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय। गेहूं उत्पादन में कौन राज्य पहला नंबर, कौन राज्य दूसरा नंबर, कौन राज्य तीसरा नंबर, कम से कम इतनी बात जानना है। चाय उत्पादन में, रबड़ उत्पादन में, ये सब मुख्य रूप से आपको क्या है, बातों को समझना होगा, जानना होगा। और जैसे श्वेत क्रांति है, हरित क्रांति है, पीली क्रांति है, ये किससे जुड़ी हुई हैं, इन बातों को देखिए। विभिन्न प्रकार की फसलें, एक मोटा मोटा डाटा आप लीजिए, विभिन्न प्रकार की फसलें, विभिन्न प्रकार की क्या है, जैसे कि दुग्ध उत्पादन क्षमता है, विभिन्न प्रकार के मिनरल साल्ट, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के मिनरल साल्ट भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है और सबसे कम, किन राज्यों में भारत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, किन राज्यों में भारत का वन परिक्षेत्र सबसे ज्यादा है, किसमें सबसे कम है, किसमें जनसंख्या ज्यादा है, किसमें सबसे कम है। तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट बना करके ये चीज आपको जानना होगा और समझना होगा। आगे की हम बात करें, देखिए अब यही एक लाइन 4 फैक्ट, वेरियस टाइप ऑफ मिनरल साल्ट, वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स, विभिन्न प्रकार की फसलें, विभिन्न प्रकार के उनके उत्पादन पर क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के भारत के अंदर, यानी भारत के खनिज की मैं बात कर रहा हूं, भारत के खनिज किन किन राज्यों में अधिक पाए जाते हैं, किन राज्यों में नहीं पाए जाते हैं। और ये भी आपको जान लीजिए कि परमाणु बम जो बनता है, यूरेनियम वगैरह कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं, प्लूटोनियम कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं। अब्रक दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो अब्रक भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है, कौन राज्य ज्यादा प्रोडक्शन करता है अब्रक का, मूल बातें। और आगे आप बात आइए, औद्योगिक परिक्षेत्र, औद्योगिक उत्पादन, बड़ी बड़ी जो रिफाइनरीज हैं, बड़ी बड़ी औद्योगिक, जैसे सूती वस्त्र हो या चाहे अन्य वस्त्रों से जुड़ी हुई जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के संबंध में भारत की चीजें की बात हो रही है। तो यहाँ पे कौन ज्यादा, फसलों के विषय में कौन ज्यादा कम, विभिन्न प्रकार के मिनरल साल्ट खनिजों के विषय में कौन ज्यादा कम, विभिन्न प्रकार के क्रांतियों के विषय में वो किससे जुड़ी हुई है, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति है, लाल क्रांति, अंडा उत्पादन से कौन क्रांति जुड़ी है, इन सब बातों को आपको क्रमिक रूप से परिचर्चा करना होगा, जानना होगा। आगे हम बात करें खनिज तेल तथा भौगोलिक विराट एवं उत्पादन। खनिज तेल भारत में कम ही पाया जा रहा है, हाँ खनिज तेल भारत में कम ही पाया जाता है। बॉम्बे हाईवे वगैरह का नाम आपने सुना होगा, उसके विषय में हम लोग क्रमवार पर चर्चा करेंगे। मतलब कौन से वो परिक्षेत्र है, तेल शोधक कारखाना कहाँ कहाँ है। देखिए एक शब्द देता है और पूरा आपसे क्या खींच लेता है, देता है एक शब्द खींच लेता आपकी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत, यानी क्या आप पूरा जानिए। ऊपर क्या कहा है, इमेजिन करिए, सौर परिवार की उत्पत्ति, सौर मंडल की उत्पत्ति, कहीं नहीं लिखा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, गैलेक्सी क्या है, नेबुला क्या, आपको जानना होगा, नक्षत्र क्या, कहीं नहीं लिखा। लिखा क्या है, सौर मंडल की उत्पत्ति। अब आप उसकी मदर फेज को जाएंगे, कहां पे सौर मंडल कैसे जनरेट हुआ, किस आकाशगंगा का भाग है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आकाशगंगा क्या है, फिर कैसे आप जान पाएंगे। वैसे बातें यहां पे कह रहा है कि वेरियस टाइप ऑफ क्या है, विभिन्न प्रकार के जो खनिज, मतलब खनिज के विषय में, तेल रिफाइनरी कहां कहां पाए जाते हैं उसके विषय में बात की जा रही है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ये ऊर्जा है, विभिन्न प्रकार के क्या है। अब एक चीज और आ रही है, पानी से जो है 2 चक्का गाड़ी चलने वाली है, अब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली है, सौर ऊर्जा की बात हो रही है। एलन मस्क आज दुनिया नंबर 1, क्यों?
सौर ऊर्जा पे जो उनका वर्ल्ड लेवल का प्रोजेक्ट है उसके शेयर के दाम बढ़ गए। सौर ऊर्जा पे जो उनका प्रोजेक्ट है वर्ल्ड लेवल पे, उनके शेयर का दाम बढ़ गया। अब एलन मस्क चढ़ गए। कहां चढ़ गए? सबसे दुनिया के सबसे रईस आदमी हो गए। कौन? एलन मस्क साहब। क्यों? क्योंकि सौर ऊर्जा में उन्होंने पूरा अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, भारत के यूनियन अंदर तमाम प्रकार के उनकी तरफ कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जो क्या है बहुत ही हेल्दी हैं और इकोसिस्टम फ्रेंडली हैं। और उनकी जो रणनीति है उसकी वजह से, चूंकि सौर ऊर्जा एक असीमित क्षेत्र है और इस ऊर्जा के माध्यम से उनके शेयर बूम कर गए। और जब बूम कर गए तो मस्क साहब भी बूम कर गए। अब हम चाहते हैं कि आप भी मेहनत करें, आप भी बूम कर जाएं। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। वैकल्पिक स्रोत की बात हो रही है। पवन ऊर्जा, चक्की धकाधक चक्की चलती, उससे ऊर्जा पैदा होती है। वैकल्पिक ऊर्जा, क्योंकि जानते हैं तेल वगैरह एक दिन खत्म। देखिए, कोई भी जीव है, कोई भी भौतिक तत्व है, कोई भी भौतिक आधार है, सब में परिवर्तन होता है। जीव में परिवर्तन जल्दी होता है और भौतिक जो चीजें हैं उसमें परिवर्तन, वस्तुएं, उसमें परिवर्तन धीरे धीरे होता है। और अगर परिवर्तन नहीं होगा तो प्रकृति परिवर्तन कर देगी। इतनी बात आप समझिए। आगे की हम बात करें तो देखिए, बहुउद्देशीय योजनाएं, वही हम बात कर रहे थे, नदी घाटी परियोजना, वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी से जुड़ी हुई, सब ये एनर्जी से जुड़ी हुई एवं उनसे जुड़ी हुई पर्यावरणीय समस्याएं। डैम बनाते हैं, भूकंप आता है, ध्यान दीजिए, डैम आपका बनता है, भूकंप आता है ना। तो ऐसी समस्याओं से जुड़ी हुई आपकी मतलब क्वेश्चन आपके सेगमेंट में रखा हुआ है पाठ्यक्रम में। वस्तु निर्माण उद्योग, वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया, वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया। अभी हम लोगों ने देखा था इन द वर्ल्ड, वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। अब हम लोग देख रहे हैं वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया का उनका वितरण या ऐसी उनकी बेसिक बातों को हमें समझ विकसित करना होगा। आगे की हम बात करें, जनसंख्या वृद्धि, भारत में जनसंख्या विस्फोट क्यों हो रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में जनसंख्या विस्फोट क्यों हो रहा है? तो इसमें अशिक्षा है, अज्ञानता है, तकनीक का कम प्रयोग है। अगर हम बात करें, थोड़ा सा वैचारिक जो है अज्ञानता है, धर्म का भी प्रभाव है? लेकिन अब लिबर्टी बढ़ रही है, लोग समझदार हो रहे हैं, होना भी चाहिए, आप भी होइए, हम भी हो जाए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि एवं उनका विवरण, जनसंख्या, अब आपको चलना होगा 1871 से लेकर के आपको यहां तक आना होगा, यानी 1900, अभी तो जो है 2011-21 आने वाला है, अभी तो कुछ समय लगेगा, 1-2 साल लगेगा। लेकिन ये पूरी जनसंख्या का किस में ज्यादा वृद्धि हुई, किस दशक में ज्यादा वृद्धि हुई, किस में कम, भारत की बात हो रही है, किस में ज्यादा वृद्धि हुई, किस में कम वृद्धि हुई। टोटल पॉपुलेशन बेस्ड इन इंडिया, ध्यान दीजिए, पॉपुलेशन बेस्ड इन इंडिया, इसका जो पूरा का पूरा सिगमेंट है, स्ट्रक्चर है, आपको जानना होगा। ठीक, आगे की हम बात करें तो जनसंख्या जनित समस्या, भागम भाड़ भीड़म भाड़, भागम भाग भीड़म भाड़, जनसंख्या बढ़ जाएगी, भीड़ बढ़ जाएगी। बंबई वगैरह में क्या है, सीट मिलता ही नहीं। हम तो कई बार बंबई सफर का आनंद उठाए हैं, बंबई के अंदर हमने घूमा है, देखा कि सीट आप खड़े होके 100 किलोमीटर चले जाएंगे, सीट मिलने की संभावना है। क्यों? भीड़ है, मौत कसी हुई है, रोजगार की तलाश में लोग मुंबई की तरफ रुख करते हैं, भारत के कोने कोने से। तो इसलिए क्या है, जनसंख्या वहां पे जुड़ी हुई है। जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो उसमें क्या है, आपकी बहुत ऐसे जो रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्स, तो उस पर जन दबाव ज्यादा होगा। उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं से जुड़ करके आने का अपेक्षा की जाती है और आएगा भी। आगे की हम बात करें तो परिवहन के साधन, वायु मार्ग, जल मार्ग, स्थल मार्ग, रेल मार्ग, कोई और मार्ग हो तो आप हमें बता दीजिएगा। अरे भाई, वायु मार्ग, जल मार्ग,
कितने हवाई अड्डे हैं, कितने पत्तन हैं। नदियों में भी चल रहा है नदी जल मार्ग। देखिए मूल रूप से समझिए, वायु मार्ग, जल मार्ग, स्थल मार्ग, रेल मार्ग। कौन और मार्ग हो तो आप हमें भी बताइएगा। तो परिवहन के साधन और विदेशी व्यापार और प्रमुख नगर एवं बंदरगाह, जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया। और अगली क्लास हमारे सर आ चुके हैं, अगली क्लास चलने वाली है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोक रहे हैं, लेकिन इतना बात ध्यान दीजिए कि विदेशी व्यापार, किन किन देशों से भारत का ज्यादा विदेशी व्यापार हो रहा है, किन से पड़ोसी देशों से भारत का जो विदेशी व्यापार है उसका बेस क्या है, किन किन वस्तुओं का ज्यादा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और किन का क्या इंपोर्ट करते हैं, इसके विषय में आपको जानना होगा। वेरियस टाइप ऑफ सिटी इन इंडिया, वेरियस टाइप ऑफ सिटी इन इंडिया के विषय में आपको जानना होगा। और बंदरगाह, जैसा कि मैंने बताया, शिप स्टेशन या जट्टी या बंदरगाह, इसके विषय में हम लोग करेंगे, पर चर्चा करेंगे। तो भारत के कौन कौन बंदरगाह, तूतीकोरिन है, कोचीन है, मारमा गोवा है, तमाम प्रकार के ऐसे बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है, नदिया बंदरगाह है, पारादीप उड़ीसा में बंदरगाह है। इन सबको हमको आपको क्रमिक रूप से समझना होगा। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक। अगले के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात और हम आपको मेंशन कर दें कि पीजीटी 80% यही है और 20% 2-3 उसके सिद्धांतकार, यहाँ 7 हैं, 6-7 हैं, वहां बढ़ जाएंगे, वहां 10-11 हो जाएंगे सिद्धांतकार। और कुछ और बातें हैं पीजीटी के संबंध में, उसकी हम पर चर्चा कल करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। सो फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आ गए ना।